बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में खेल के कैसे आप बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो बड़े बड़े नामी गरामी नाम हैं जिनको पाकिस्तान के क्रिकेट का कुछ दुख भी रहता है, जब हम उनको सुनते हैं तो वो उस दुख का मदावा कैसे हो सकता है। क्या ये अगर इन्हें कोई पेशकश करे कि आपने निचली सतह पर जाकर काम करना है खिलाड़ियों की तरबियत के लिए, क्या वो कर सकते हैं? इसी पर बात करेंगे। हमें डॉक्टर अमाद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, बड़े नाम जी, वालेकुम। पाकिस्तान की इस टीम में, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, बुनियादी तौर पर इस बुनियादी ढांचे में सबसे पहले तो अब एक कन्फ्यूजन जो है ना, ये आप इसको अलहदा करें। बड़े नाम मतलब इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, हम बात ज्यादा कर रहे हैं क्रिकेट खेले हुए बड़े नाम। नहीं हाँ। देखें, ये दो डिफरेंट चीजें। ठीक है, आपके बड़े प्लेयर्स, आपके बड़े कोचेस, और नॉट नेसेसरली कि आपके बड़े कोचेस बड़े नाम होंगे। वो कोचिंग में बड़ा नाम होंगे लेकिन वो एज अ प्लेयर उनका बड़ा नाम नहीं होगा। हमें तो एक इस कॉन्सेप्ट से निकलना होगा कि आपके बड़े कोचेस कौन है और आपके बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। तो बड़े प्लेयर्स की जहाँ जरूरत है आप उनको वहाँ पे यूज करें जहाँ पे बड़े कोचेस आपको चाहिए। ठीक है ना, हमें बड़ा नाम, हमारे बड़े कोचेस कौन से हैं? फिर जरा मैं कोई 4-5 नाम सुनना चाहती हूँ हमारे बड़े कोचेस। वो आपने सुने ही नहीं होंगे ना, डोमेस्टिक के कोचेस हैं, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होते आपके ना। ठीक है ना, हम अपनी उनको वैल्यूज देते ही नहीं है। चाहे वो अब्दुल रहमान है जी, नहीं खेला हुआ जी, वो नहीं खेला हुआ तो इसलिए जी उसको कहा, कभी फिर वो लगा दिया आपने। पहले वो डोमेस्टिकली अच्छे नहीं थे, अब वो ए टीम के साथ वो जा रहे हैं। इसी तरह मसरूर पहले डोमेस्टिकली अच्छा नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट दूसरी में शायद लगा रहे थे उसको, अभी वो ए टीम का आपके साथ वो लग गया है। तो कोचेज हैं, उनकी लेवल की नहीं मिल रही थी कोचिंग, इस वजह से अब मिल गई है। तो कोचेज अगर आप क्वालिफिकेशंस देखते हैं, आप एक्सपीरियंस देखते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है ना, आपको नजर आती है कितने लड़के डेवलप हो रहे हैं, कितने आपको उन्होंने अगर आपने परफॉर्मेंस कोच लेना तो कितने इवेंट्स उसकी टीम ने जीते हुए हैं, तो आपको वो नज़र आ जाते हैं। आप एकदम से एक बंदा बाहर से लेके आ जाएंगे, ये बड़ा नाम है, ये आके करेगा। एक तो देखें, अब मतलब मैंने 3 साल, मतलब 2-2.5 साल मैंने ये चीफ सिलेक्टर था, उससे पहले कोच था। एक मैं उम्रे पे गया था बीच में, 10 दिन की शायद मैंने वो छुट्टी ली थी। मैंने उसके अलावा छुट्टी नहीं ली 3 साल। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपका चल रहा था, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कहीं ना कहीं एक ग्राउंड पे जाके एक जगह पे मैंने काम किया। अभी सोहेल में लगा था जब ये इसका जूनियर्स का है ना, इसका भी मुझे पता है कि ही वाज स्पेंडिंग आवर्स इन द ग्राउंड। अपने हाथ से चीज़ें देख रहा था, अपनी आंख से चीज़ें वहाँ पे देख रहा था, चाहे वो ट्रायल्स हो रहे थे, चाहे वो कैंप्स हो रहे थे। ठीक है ना, आप ले आए बड़ा नाम। ठीक है ना, कभी इंजमाम को आपने देखा था ग्राउंड के अंदर? डोमेस्टिक किसी इवेंट के अंदर आपने इंजमाम को देखा था? फाइनल में मेरा ख्याल, फाइनल में सिर्फ वो ट्रॉफी देने आते थे, कभी वो आपको ग्राउंड के अंदर उस तरह वो नजर नहीं आएंगे। इंडिया तो गए थे वर्ल्ड कप, उनको कभी आपने फॉरेन टूर मिस करते हुए देखा था? वो भी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज हो रहे हैं कि टीम उधर वर्ल्ड कप में जा रही है, आप साथ जाएंगे, साउथ अफ्रीका जा रही है, आप साथ जाएंगे, दुबई तो आप रहते ही थे, अपने बाकियों को भी साथ ले जाते थे वहाँ पे। तो आप देखे तो सही ना कि आप चाह क्या रहे हैं, बड़ा नाम लगा के क्या आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, कि डोमेस्टिक में आप जब जाएगा नहीं, एक चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर आपका नहीं जाएगा ग्राउंड के अंदर, तो कैसे आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता चलेगा? फिर तो आपने टीम वही ना, एक पर्ची और लेके आपने बस लिख के रख देनी है जी, ये लड़के हैं जी हमारे पास। जब आप जाएंगे नहीं, फिर डोमेस्टिक को आपको कैसे इंपॉर्टेंस देंगे? अभी एक सिलेक्टर थे पाकिस्तान, कंसल्टेंट थे, वो कराची में मैचेस देखा करते थे, देखने जाते थे, या जो मैचेस कराची में हो रहे थे, तू उठी बैठा रहना यार, मैच हो रहे हैं देख रहे हैं, वापस आया हूँ, तू उठी रहना। क्योंकि देखिए, आपने सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं देखनी है, ग्राउंड में आपकी बहुत सी चीजें नजर आती हैं, बहुत सी चीजें। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत से लड़के ऐसे थे जो कि उनकी परफॉर्मेंस पे शायद डिबेट हो सकती थी, लेकिन उनकी जो बाकी चीजें, फिटनेस, फील्डिंग और चीजें जो नजर आती थी, वो आपको ग्राउंड में जाके पता चलती हैं। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, कि वहाँ पे चीफ सिलेक्टर आपका बैठा हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ से वहाँ चली जाएगी। बिल्कुल, जब उनको पता है कि हम जो मर्जी कर लें, जो कि पहले हमारा ट्रेंड चलता आ रहा था कि फवाद आलम था, वो पिटी जा रहा था, ना उसको कोई देखने जाता था, ना उसको कोई खिलाता था कोई। ठीक है ना, जब उसको मैं आया, जब मैंने उसको रखा, खेला, उसके बाद वो आके उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट भी आपके बड़े बड़े नामों ने दी कि ये कहाँ से आ गया जी, नुमान अली कहाँ से आ गया, ताबिश की, इनकी तो 30 साल से ज़्यादा उम्र है, जितने 30 साल से ऊपर के सारे मैंने खिलाए थे। क्यों? कि अभी जो सुहेल बात कर रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस और टीम की ज़रूरत, अब उसमें उम्र मैटर नहीं आपकी करती, एज लॉन्ग यू आर फिट, टीम में जगह है और आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये लेकिन उस टाइम में वसीम साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये जो 30 साल की आपने बात की, एक वॉइस नोट बहुत वायरल हुआ था क्रिकेट के हलकों में, अवामी हलकों में, नहीं कि 30 साल वाला जो है ये 300 भी करेगा, ये नहीं खेलेगा। कहाँ से आया था, किसका था, मुझे भी बताया ना कुछ। ऊपर से आया था पैगाम। किसको आया था? सिलेक्टर्स को। ये रमीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, चेयरमैन का नहीं था, एक वायरल था।
एक बयान। बंदे का है तो मुझे बता दें ताकि बंदा मुझे पता चले। नहीं, आपकी कोई पॉलिसी थी ऐसी? नहीं, कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे जितने लड़के मोस्टली मेरे दौर में खेले सारे 30 से ऊपर के थे, ठीक है ना। और जो लड़के आप देख लें, चाहे जितने भी थे, मोहम्मद अली भी उसके बाद खेला, नुमान अली खेला, साजिद खान खेले, अब जितने भी थे, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं। ये मैंने सुना था कहीं कि ऐसा, ठीक है ना। अब वो वॉइस नोट मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो अगर मैं ठीक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिस बंदे की तरफ था, तो वो बंदा उसके बाद उस सिलेक्शन कमेटी में भी शायद वो नहीं था, और इन्हीं वजूहात की वजह से वो नहीं था। अभी मैं पहुंच गया हूँ कि मीटिंग की चीज़ें भी बाहर जा रही थी, इस तरह की पॉलिसीज। भाई आप जब नहीं आपने किसी को रखना ना एज ए सिलेक्टर, अगर सुहेल कोच है, अगर ये लड़का इसे नहीं रखना तो आप उसको लॉजिकल बात करोगे ना उससे, बजाय कहोगे मेरे चेयरमैन ने मना कर दिया, मेरे चीफ सिलेक्टर ने मना कर दिया, तो वो शील्ड एक ढूंढते हैं जो कि गलत टेंडर में सेट किया। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, कोई बिल्कुल इस बारे में ना कभी डिस्कशन हुई थी, ठीक है ना। अभी उमर की बात हो रही है, हर साल मैं उमर को बिठा के उससे बात करता था कि मैं उमर, जब मैं नॉर्दर्न का कोच भी था, जब मैं चीफ सिलेक्टर भी था, मैं उमर परफॉर्मेंस दो, तुम्हारी टीम में जगह बन जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर वाली दो। 500-600 रन हर बच्चा कर रहा है, तुम अपने कम बैक करना है, 700-800 रन करो, टॉप 3 में आओ, टॉप 2 में आओ। और हर साल वो एग्री करता था, हाँ जी मैं अलग देखो कि वो एज का जो फैक्टर है वो पीछे छुप जाए कि आप एक यंगस्टर के बजाय एक वो। बट डॉक्टर साहब को मैं ऐड इन करना चाहूंगी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। डॉक्टर साहब, अब आज जो हमारा पूरा डिस्कशन का फोकस है दैट इज डोमेस्टिक क्रिकेट। कितना इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल से इन लड़कों की फिटनेस पे काम करना, इन लड़कों को मेडिकल फिट रखना, इन लड़कों के ऊपर जो जिस तरह फिटनेस का काम करना है वो उस कोर एज से शुरू करना कि इवेंचुअली जो फिटनेस के कल्चर को हम कहते हैं जिसे हमें पुश करना पड़ेगा प्लेयर्स में, हम ऊपर लेवल पे कहते हैं इनमें पुश करो, इनके फिटनेस टेस्ट करवाओ, एक सेल्फ आपकी असेसमेंट नहीं दिखती फिटनेस पे, वो बचपन से इन्फ्यूज करना इन लड़कों के अंदर। थैंक यू वेरी मच जी। देखें, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन माय व्यू। अगर आप मेडिकल और साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो ये जो बच्चे हैं, मेरे पास काफी सारे फर्स्ट क्लास के और अंडर 19 के प्लेयर्स आते हैं मेरे क्लिनिक में, और मैं देखता हूँ कि मुझे जब मैं उनको ट्रीट कर रहा होता हूँ, वो आते बेचारे इंजरीज के साथ हैं जी, और जब मैं उनको ट्रीट कर रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई मेडिकल नॉलेज है चीजों के बारे में, तो दे हैव कंप्लीटली नो नॉलेज। ठीक है, उनको किसी ने ये भी नहीं बताया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बॉलर हैं तो, और अगर आप मतलब बॉलर है तो आपका शोल्डर का मसल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, आपके बाइसेप ट्राइसेप कैसे होने चाहिए, आपको ट्रेनिंग कौन सी करनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ जाके जिम में सिर्फ वेट नहीं लगा सकते, अगर आप अपने शोल्डर के मसल को और बाइसेप ट्राइसेप को ज्यादा बड़ा कर लेंगे तो आप बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। उसी तरह ये लोअर बैक है, लोअर बैक की लोग उल्टी सीधी एक्सरसाइज करवाते हैं। मेरे पास टेनिस के प्लेयर्स आते हैं अंडर 14 अंडर 15 की टीम्स के, और उन बेचारों के स्पाइनल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, और मैं जब उनको देखता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कदा कलामी की मादर चाहूंगा, ये डेडलिफ्ट सबके लिए जरूरी है? देखिए जी, मैं तो बहुत ज्यादा डेडलिफ्ट के अगेंस्ट हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि इसके हो सकता है थोड़े से कोई आप कहें कि हेल्थ बेनिफिट्स हों, लेकिन मैंने जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज डेडलिफ्ट से रिलेटेड देखी हैं पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स लाइक एन एपिडेमिक, इट्स लाइक एन एपिडेमिक। और मैं हर लड़के से खासतौर पाकिस्तान में जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी हम डेडलिफ्ट लगाते हैं इतने किलो की। मैं कहता हूँ यार आपको जरूरत क्या डेडलिफ्ट लगाने की, मुझे बताएं। मैंने कहा देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स टू बेसिकली स्ट्रेंथनिंग योर बैक, लोअर बैक। आप ये इतनी खतरनाक एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जो स्पाइन को इतनी पसंद ही नहीं है, क्योंकि स्पाइन जो है वो एक टाइम पे दो मूवमेंट्स कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। वो है बेसिकली फ्लेक्शन रोटेशन या एक्सटेंशन रोटेशन। और जब आप डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं विद दैट वेट, इतनी ज्यादा इंजरीज का खतरा होता है, डिस्क निकल जाती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लोअर बैक के। तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट, मेरी बुक में तो कंप्लीटली ऑब्सोलीट है, मैंने उसको ऑब्सोलीट कर दिया। जिस तरह लोग शोल्डर की एक्सरसाइज करते थे एक जमाने में, बैक शोल्डर की एक्सरसाइज करते थे, वो ऑब्सोलीट है। क्योंकि मैं डेटा देखता हूँ और स्टैट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी जिसको शोल्डर की इंजरी होती है, उसमें पूछता था आप क्या करते हैं, वो कहते जी हम बैक लिफ्ट करते थे, और फिर बाद में डेटा आया भी इस तरह का। तो कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, मैं ये चाहता हूं कि देखें पीसीबी इस वक्त लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है विद इन पीसीबी। मेरा ख्याल है कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त कराची स्टेडियम के अंदर जिसमें मेरा ख्याल है मिलियंस लग जाएंगे। तो क्यों नहीं हम एक प्रॉपर 1 या 2 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स, ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आपको 8-10 करोड़ के अंदर 2 अच्छी
1 या 2 लैब्स आपको मिल सकती हैं। आप डोमेस्टिक लेवल के बच्चों को, इन सब प्लेयर्स को वहां लेके आए, उनकी असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, उनके मसल ग्रुप्स की असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। वो इन्वेस्टमेंट जो आप एक स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट आपकी डाउनफॉल की तरफ है, तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट उस चीज पे करनी चाहिए जहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां से आपको अच्छे लॉन्जिविटी बेस्ड एथलीट्स मिलेंगे, क्रिकेट प्लेयर्स मिलेंगे, बॉलर्स मिलेंगे, बैट्समैन मिलेंगे, क्योंकि उनकी वो असेसमेंट उस स्टेज पे हो चुकी है। और डॉक्टर साहब, रिजल्ट से ज्यादा नेसेसिटी है ये जो है ना, ये दिस इज नॉट अ लग्जरी दैट वी टॉक अबाउट। सोहेल की तरफ मैं सोहेल की तरफ आऊंगी। सोहेल, बाकी क्रिकेट से हाँ, तो बहुत ज्यादा फर्क है डोमेस्टिक क्रिकेट का। आप इंग्लैंड में देखें कि हम बच्चों को यहाँ पे ECB कोचिंग जो है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, हम लोग क्या उनको ट्रेन करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं, क्या उनकी असेसमेंट होती है, हाँ। और वो कुछ नहीं होता पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। हाँ। ब्रिक एंड मॉर्टर के आप एक स्पोर्ट्स साइंस लैब 1 या 2 लगाएं, पर्पस बिल्ट, जिसके अंदर आप इन सब एथलीट्स का ट्रियाज करें और इनको टेक्नोलॉजी से बेहतर करें, इनकी इंजरी प्रिवेंशन करें और इनकी इंजरी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें।